हेलो एवरीवन, मैं जैनेंद्र कुमार मुस्कान स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के विज्ञान के 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो बिहार बोर्ड द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया है और यह बोर्ड परीक्षा में अति ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। कहता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा जो है वह सीमा रेखा वह प्रधान अक्ष कहलाता है। गोलीय दर्पण जो है वह दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। यदि हम उत्तल दर्पण की बात करें, यदि हम अवतल दर्पण की बात करें तो यह अवतल दर्पण है और यह जो है इसका रेडियस है, यह जो इसका रेडियस है। और कहता है कि किसी गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा, ये जो वृत्ताकार सीमा रेखा जो है यह है व्यास, जिसको कहते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो फोकस दूरी धनात्मक जो है वह उत्तल दर्पण का होता है। यह उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है PFC। P हो गया ध्रुव, F हो गया फोकस और C हो गया वक्रता केंद्र। उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, इसका फोकस दूरी जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। वही अवतल लेंस में जो है या अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो है वह नेगेटिव होता है। अगला प्रश्न कहता है कि किस वर्ण यानी रंग का तरंगधर सबसे बड़ा होता है? तो लाल रंग का तरंगधर जो है वह सबसे बड़ा होता है और बैगनी रंग का तरंगधर सबसे कम होता है। और लाल रंग का तरंगधर जो है वह 7500 एंगस्ट्रम होता है, वही बैगनी रंग का तरंगधर 4000 एंगस्ट्रम होता है। एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला प्रश्न कहता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह आँख के रेटिना पर पड़ता है। रेटिना को दृष्टिपटल भी कहते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होगा वह वास्तविक और उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। मानव नेत्र में उत्तल लेंस बना होता है प्रोटीन का। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो है वह निर्वात में होता है। निर्वात को वैक्यूम कहते हैं, VACWM। वैसा जगह जहाँ कुछ भी नहीं हो, यहाँ तक कि हवा भी नहीं हो, उस स्थान को निर्वात कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो दूरदृष्टि, जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, दूरदृष्टि वाला जो है दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में जो है उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न कहता है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है, अपरिवर्तित किरण पुंज कैसा होगा? तो समतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह समतल होता है और इस पर जो अभिसारी किरण पुंज आपतित होगा वह परिवर्तित किरण पुंज के रूप में समानांतर किरण पुंज का निर्माण करेगा। जो भी किरण यहाँ से जाएगा समानांतर करते हुए जाएगा, इस तरह से समानांतर करते हुए जाएगा, एक दूसरे से समानांतर हो जाएगा। दो समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित होते हैं पेरिस्कोप में, और पेरिस्कोप का उपयोग परिदर्शीय पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण 45 डिग्री पर व्यवस्थित होते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक अभिसारी किरण पुंज आगे कहता है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी कहने का मतलब होता है एक रंग का, मोनोक्रोमेटिक इन इंग्लिश। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? तो इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि प्रिज्म में 5 सतह होते हैं और इसे व्हाइट रे मतलब श्वेत प्रकाश जाता है तो यह 7 अलग अलग रंगों में बंट जाता है, जिसको विबजियोर के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो रंगीन कलर वाला पट्टी बनता है इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं।
स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। बैगनी रंग का तरंगधर 4,000 एंगस्ट्रॉम यानी सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। वही लाल रंग का तरंगधर जो है वह 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। आगे बढ़ें तो कहता है वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो उत्तल लेंस जहाँ भी आ जाए या उत्तल दर्पण जहाँ भी आ जाए उसका जो फोकस दूरी होगा वह धनात्मक होगा। जब फोकस दूरी धनात्मक होगा तो क्षमता पावर भी धनात्मक होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर जो है बी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होता है। तो इसमें जो है 2 बार अपवर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन होता है। अगला प्रश्न कहता है कि स्विच लगाए जाते हैं। तो स्विच जो है एक प्रकार का प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है जो लाइव वायर या हॉट वायर यानी गर्म तार में लगा होता है, और गर्म तार जो है वह लाल रंग का होता है, ठंडा तार काला रंग का होता है, वही भूयोजित तार जिसको अर्थिंग कहते हैं वह हरा रंग का होता है। स्विच हमेशा गर्म तार में लगाया जाता है, और स्विच की विशेषता है कि यह जो है कंट्रोल करता है, करंट कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न कहता है कि जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं। तो जूल प्रति कूलम को जो है वह वोल्ट कहते हैं। V बराबर W/Q, W मतलब कार्य, इसका मात्रक होता है जूल, और Q मतलब आवेश, इसका मात्रक होता है कूलम। तो जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं। वोल्ट जो है जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं। यह शक्ति का यह जो है विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है। वही वाट जो है पावर का ऐसे मात्रक होता है। ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, और एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक होता है। अगला प्रश्न कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो है टेस्ला होता है, जिसे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है। वेबर जो है वह फ्लक्स का मात्रक होता है, और फराड जो है कंडेंसर की क्षमता का मात्रक होता है। अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो विद्युत घंटी जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत घंटी जो है चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला प्रश्न कहता है कि डायनेमो बदलता है। डायनेमो या अल्टरनेटर जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वही इसका उल्टा जो है विद्युत मोटर होता है जो विद्युत एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। डायनेमो जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। वही विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। अगला प्रश्न कहता है कि अपवर्तनांक का जो रंग है वह निर्भर करना कहलाता है। तो अपवर्तनांक का रंग निर्भर करना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगला प्रश्न कहता है कि एक मोटर कार के पक्षदर्शी मतलब पीछे का दृश्य देखने वाला, रियर व्यू इन इंग्लिश, दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण लगा होता है, और हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। आगे हम लोग प्रश्न देखें तो कहता है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। तो इसका विभवांतर का मान जो है वह विद्युत वाहक बल से ज़्यादा हो जाता है। विद्युत वाहक बल को EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। अगला प्रश्न यदि देखें तो कहता है कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच ठीक मध्य स्थित बीम के लिए आवर्धन होगा। तो यह अवतल दर्पण है, और इसमें जो है ध्रुव यानी P और F के बीच जब कोई वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और जो है काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। तो इसका आवर्धन जो है 1 से ज़्यादा होगा, यानी 2 करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न कहता है जीवाश्म ईंधन के जलने के किन के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। तो जीवाश्म ईंधन जो है वह जीवों का अवशेष होता है, और इनके जलने से कार्बन के ऑक्साइड भी बन सकते हैं, सल्फर के ऑक्साइड भी बनता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बनता है, यानी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। अगला प्रश्न कहता है कि वैद्युत प्रतिरोधकता कैसे मात्रक होता है। वैद्युत प्रतिरोधकता यानी इसको इन इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टिविटी। वैद्युत प्रतिरोधकता को रो से सूचित करते हैं, फॉर्मूला होता है RA/L, रो बराबर RA/L। ए मतलब होता है कंडक्टर का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और L जो है वह लेंथ है, R जो रेजिस्टेंस है,
और रो प्रतिरोधकता है, यह जो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता का सही मात्रक ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है और ओम मीटर वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है। अगला प्रश्न कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर कैसे मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई का मात्रक जो है वह वेबर होता है, फाई का मात्रक वेबर होता है, जिसको WB से सूचित करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है। तो समांग माध्यम कहने का मतलब एक ही माध्यम या तो सरल सघन माध्यम होगा या विरल माध्यम होगा, इसमें जो है प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। अगला प्रश्न कहता है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गूंजे, एक वर्णिक किरण कहने का मतलब होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी एक रंग का बना होगा। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, तो इसका जो है वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, चूँकि वर्ण विक्षेपण जो है वह एक से अधिक रंगों के प्रकाश का होता है। और इसमें होता क्या है, तो अनेक कलर जो है वह विभक्त कर देता है। वाइट श्वेत प्रकाश जब इससे गुजरता है तो अनेक रंग में जो है 7 अलग अलग रंग में बढ़ जाता है। यह घटना जो है वर्ण विक्षेपण कहलाता है और यह घटना जो है प्रिज्म से देखा जाता है। अगला प्रश्न कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित करते हैं, इस पर ऋणात्मक आवेश होता है और इस पर आवेश जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि एक घोल जो है, घोल सोल्यूशन विलयन जिसको कहते हैं, नीले लिटमस पेपर को रेड कर देता है। घोल का पीएच मान होगा, तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कहने का मतलब यह अम्ल होगा और अम्ल है तो पीएच मान जो है वह 7 से कम होगा। तो 7 से कम वाला विकल्प ए होगा करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न कहता है कि लोहे की परमाणु संख्या 1 से 30 तक हमेशा जो है परमाणु संख्या को याद कर लेना जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर एग्जाम में मैट्रिक इंटर हो या कंपटीशन हो लगातार उसमें जो है पूछते रहता है। इसलिए यहाँ भी आया है कि लोहा की परमाणु संख्या होता है, तो लोहा का संकेत Fe होता है, इसका परमाणु संख्या 26 होता है। देखते हैं विकल्प में, लोहा की परमाणु संख्या 26 होता है, विकल्प बी होगा 26 होता है। अगला प्रश्न कहता है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा मतलब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है। तो सल्फर का संकेत एस होता है, सल्फर का जो संकेत होता है वह एस होता है और इसका परमाणु संख्या 16 होता है। यह एक प्रकार का धातु है जो रबर के वल्कनाइजेशन में उपयोग किया जाता है, गंधकीकरण में उपयोग होता है। तो सल्फर के बाहरी कक्षा में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2, 8, 6 होता है, बाहरी कक्षा ये है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अगला प्रश्न कहता है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो एल्युमिनियम पर मोटी परत बनाने की प्रक्रिया जो है वह एनोडीकरण कहलाता है और एनोडीकरण कहने का मतलब होता है कि एल्युमिनियम एक ऐसा धातु होता है जो जिस पर एक बार कोरोजन होने के बाद वह वही कोरोजन से जो है प्रोटेक्ट होता है, सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील वही होगा जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड सबसे मजबूत बंध होता है लेकिन सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, जल्दी नहीं टूटता है। ट्रिपल बॉन्ड सबसे कम मजबूत बंध होता है, सबसे कमज़ोर बॉन्डेड होता है, लेकिन वह जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो देखेंगे इसमें कि CH4 सिंगल बॉन्ड होगा, C2H6 सिंगल बॉन्ड होगा, C3H8 सिंगल बॉन्ड हो गया और C2H4 जो है डबल बॉन्ड होता है। कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो गया और डबल बॉन्ड जो होता है वह अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है सिंगल बॉन्ड से। अगला प्रश्न कहता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। विरंजक चूर्ण जिसको अंग्रेजी में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है और आणविक फार्मूला होता है CaOCl2 होता है। बुझे हुए चूने में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। हमेशा याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को जो है अभिकर्मक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं और अभिक्रिया के पश्चात बनने वाला पदार्थ को जो है उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि टूथपेस्ट जो है होता है, कैसा होता है टूथपेस्ट, जिसको हम लोग जो है प्रतिदिन ब्रश करते हैं दांतों को। तो टूथपेस्ट जो होता है वह क्षारीय होता है, क्योंकि हमारा जो है लार अम्लीय होता है और अम्लीय होता है, तो इसे जो है उदासीन करने के लिए क्षारीय पदार्थ का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह होता है। तो कार्बोक्सिलिक समूह जो है ऑप्शन सी होगा, सिंगल बॉन्ड COOH। डबल बॉन्ड CO जो है वह कीटोन का होता है, कीटोन का क्रियाशील समूह होता है। O जो है वह ईथर का क्रियाशील समूह होता है। वही CHO जो है वह एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह होता है, एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह होता है।
अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा को एसिड रेन कहते हैं। इसका pH मान जो है 5.6 से कम होता है। अम्ल वर्षा जो है बहुत से भवन को, स्मारकों को जो है वह काला कर दिया है। आज ताजमहल जैसे भवन को जो है काला कर दिया है। तो कहता है कि किसके कारण अम्ल वर्षा होता है। तो अम्ल वर्षा जो है वह सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है से अम्ल वर्षा होती है। यह जो है हवा में अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं और वर्षा के साथ यह बरसता है, जिसके कारण जो है तालाब, नदी, पोखर सब जो है प्रदूषित हो जाता है। निकेल की परमाणु संख्या होता है। तो निकेल की परमाणु संख्या जो है, निकेल के परमाणु संख्या 28 होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। निकेल के परमाणु संख्या जो है वह 28 होगा। आगे प्रश्न कहते हैं, और निकेल का संकेत Na होता है। अगला प्रश्न कहता है 37, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था। तो लोहा जो है, लोहा का रंग बदल गया, तो लोहा जब उसमें डाला गया तो लोहा ही होगा। तो लोहा होगा तो ऑप्शन सी होगा। और उस विलयन का रंग, विलयन जो होगा वह सल्फेट होगा, और दोनों अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट का निर्माण किया, और इसका कलर जो है वह हरा होता है। यह हरा थोथा का फॉर्मूला होता है FeSO4 × 7H2। यह नीला थोथा होता है CuSO4 × 5H2। और अगला प्रश्न कहता है एथेनॉल मतलब C2H5OH शराब को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनेगा। तो इथेनॉल को जब गर्म करेंगे तो एथीन बनेगा, C2H4 बनेगा। इथेनॉल मतलब C2H5OH को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो इथीन का निर्माण होगा। अगला प्रश्न कहता है कि हीरा निम्नलिखित में से किस तत्व का अपूर्व होता है। तो हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है, प्रकृति में महंगा होता है, यह जहरीला होता है, और हीरा के जो संकरण होता है वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और यह कार्बन का अपूर्व होता है। अगला प्रश्न कहता है कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो सोना जो है प्रकृति में सबसे मुलायम होता है, और इसे जो है खींचना आसान होता है, और यही कारण है कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। और सोना का परमाणु संकेत जो है Au होता है, परमाणु संख्या 79 होता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय होता है। जल में विलय मतलब घुलनशील। तो ग्लूकोज जो है जल में घुलनशील होता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। और एक इसमें कंसेप्ट है कि समान को घुलता है, मतलब लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब कार्बनिक यौगिक होगा वह कार्बनिक यौगिक में ही घुलेगा। अगला प्रश्न कहता है निम्न से कौन अमलगम होता है। तो इसका फार्मूला होता है, कंसेप्ट होता है कि कोई धातु के साथ जब पारा का मिश्रण होगा, पारा जो है लगा होगा, तो उसे ही अमलगम कहेंगे। तो जो दिए गए वैकल्पिक विकल्प है उसमें जो है डी जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सोडियम के साथ पारा है। और अपवाद है कि लोहा के साथ जब पारा होगा तो अमलगम का निर्माण नहीं करेगा। अगला प्रश्न कहता है कि एथिलीन का IUPAC नाम क्या होता है। तो एथिलीन का IUPAC नाम जो होता है वह एथीन होता है, जिसका फार्मूला C2H4 होता है। अगला प्रश्न कहता है ब्यूटेनॉन का अणुसूत्र C4H8 वो इसका क्रियाशील समूह क्या होगा। तो ब्यूटेनॉन का अणुसूत्र जो है इस तरह का होगा C4H8O, और इसका जो क्रियाशील समूह होगा वो एल्डिहाइड होगा। संरचना सूत्र इसको देखते हैं। कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड जब लेंगे तो 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड देना है, यहाँ हाइड्रोजन होगा, गैप में जो भी होगा वो हाइड्रोजन होगा। अब देखते हैं कि एक ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड O रहेगा, और यहाँ एक हाइड्रोजन रहेगा। तो यह जो है CHO जो जुटा लास्ट में, यही जो है ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है। अगला प्रश्न कहता है कि एल्काइन में 2 कार्बन के परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ध्यान देना है कि एक होता है अल्केन, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, एक अल्केन और दूसरा अल्कीन और अल्काइन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अल्केन हो गया, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अल्कीन और अल्काइन हो गया। तो अल्केन में जो है सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन के बीच, और अल्कीन में कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा। वही अल्काइन में जो है वह कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ जो है कहता है
कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने परमाणु होते हैं? अल्काइन है, बाई एन अल्काइन है, तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कहता है कि शून्य बार किस धातु का अयस्क होता है? तो शून्य बार जो है वह पारा का अयस्क होता है, Hg। शून्य बार पारा का अयस्क होता है, इसका परमाणु संख्या 80 होता है और इसका विशेषता है कि यह जो है धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क मतलब वैसा अयस्क जिसमें सल्फर होगा और सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो है फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि जल के वैद्युत अपघटन में कठोर पर कौन सी गैस मुक्त होता है? तो जल के जब वैद्युत अपघटन करेंगे तो जल के H2O को जब वैद्युत अपघटन करेंगे तो H+ और O- होगा, तो हाइड्रोजन जो होगा कैथोड पर प्राप्त होगा। जल के वैद्युत कैथोड पर जो है हाइड्रोजन प्राप्त होगा, ऑप्शन ए, और एनोड पर ऑक्सीजन प्राप्त होगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला होता है? तो सबसे अधिक अधातुई गुण वाला जो तत्व होगा वह नाइट्रोजन होगा, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातुई गुण बढ़ता है और यह जो है सबसे ऊपर है, तो सबसे ज़्यादा अधातुई गुण इसी में है। और ऐसे भी जो तत्व सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है वही तत्व जो है सबसे ज़्यादा अधातु होता है। तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का क्षमता रखता है, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, लेकिन नाइट्रोजन से ये नीचे है, अतः इसमें नाइट्रोजन की अपेक्षा धातुई गुण अधिक होगा। अगला प्रश्न कहता है कि नीला थोथा जिसको तूतिया कहते हैं, कॉपर सल्फेट कहते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो है वह विकल्प बी होगा, CuSO4 × 5s2। और विकल्प ए जो है Na2CO3 × 10 यह धोवन सोडा का फार्मूला होता है और पूछता है कि धोवन सोडा के एक अणु में जल के कितने परमाणु होते हैं? तो धोवन सोडा के एक अणु में जल के 10 परमाणु होते हैं। यह कैल्शियम कार्बोनेट है, यह चूना पत्थर का फार्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है जो संगमरमर का फार्मूला होता है। अगला प्रश्न कहता है कि प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत होता है, मतलब वैसा ऊर्जा स्रोत जो प्रदूषण न फैलाता है, तो वह जो होगा पवन ऊर्जा भी होगा, सौर ऊर्जा भी होगा और जल विद्युत ऊर्जा भी होगा, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं? तो कार्बन कार्बन के बीच 3 आबंध जो होते हैं वह इसमें होगा C3H4 मतलब प्रोपाइन हो जाएगा, C3H4, 1 2 3 कार्बन होगा, ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे और यहाँ हाइड्रोजन होगा, बाकी में यह जो है ट्रिपल बॉन्ड हो गया कार्बन कार्बन के बीच, ये C3H4 हो गया, दुगना से दो कम होगा तो वो अल्काइन ग्रुप का होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच। कहता है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? एरोमेटिक यौगिक कहने का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट होगा और जो है साइक्लिक होगा, मतलब क्लोज बना हुआ होगा, तो इसमें जो है बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और इसका इस तरह से होता है संरचना, अल्टरनेट करके जो है डबल बॉन्ड रहेगा, इसमें 6 कार्बन होते हैं। आगे प्रश्न कहता है उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाता है? तो उच्च बसीय अम्ल के सोडियम लवण जो है साबुन होता है, C15H35 C15H31 COONA, ये जो है सोडियम पार्मिटेट होता है। अगला प्रश्न कहता है कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होता है? तो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को निकालने के लिए फार्मूला दिया था 2n², बोर-ब्यूरी ने फार्मूला को दिया था, जहां n बराबर जो है वह कक्षा की संख्या है, n बराबर कक्षा की संख्या। यदि n बराबर 1 हो माने पहली कक्षा हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 × 1² माने 2, यदि n बराबर दूसरी कक्षा हो तो 2 × 2² माने 8, यदि n बराबर 3 हो तो 3 × 2 × n², 3 × 9 × 18, इस तरह से होता है। साइटोन का आकार होता है, कहता है कि साइटोन का आकार कैसा होता है? तो साइटोन का आकार जो है ताराकार होता है, यह जो है हमारा जो है न्यूरॉन में निकलता है साइटोन। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं होता है? तो पादप हार्मोन जो है एथिलीन भी है, ऑक्सिन भी है, साइटोकाइनिन भी है और ऑक्सीटोसिन भी एक प्रकार का हार्मोन है, लेकिन यह पादप हार्मोन नहीं है, प्राकृतिक रूप से हार्मोन है जो गाय तथा भैंस में कृत्रिम तरीके से दूध उतारने का लिए इंजेक्शन है एक प्रकार का। अगला प्रश्न कहता है कि यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? तो यूरिया जो है रक्त में यकृत से प्रवेश करता है और यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लगभग 1.5 kg का होता है और यकृत से स्रावित होता है पित्त और पित्त जमा होता है गिल ब्लाडर मतलब पित्ताशय में, और पित्त जो होता है वह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, पित्त क्षारीय प्रवृत्ति का होता है जो भोजन को पचाता तो नहीं है लेकिन पचने लायक बना देता है।
अगला प्रश्न देखें तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है। जैव घटक कहने का मतलब जिसमें जीवन होता है, तो कवक में जीवन होता है तो यह जैवीय घटक हो गया, बाकी सब अजैवीय घटक हो। कहता है कि नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोजन से क्या बनता है, तो नर युग्म तथा मादा युग्म के संलयन से जैगोट बनता है। नर युग्म तथा मादा युग्म के संलयन को निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं, तो पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं कोशिकीय रिक्तियों में, ठीक है, छाल में भी, पत्तियों में भी, इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। अगला प्रश्न कहता है कि समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है, तो समान अनुशीतलन जो रक्तदाब होता है, अनुशीतलन रक्तदाब जो होता है वह 80 mm होता है, 80 mm होता है। बीपी कहने का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, मतलब रक्तचाप। बीपी 120/80 एक नॉर्मल व्यक्ति का रक्तचाप होना चाहिए, प्रकुंचन/, अनुशीतलन। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद मतलब आगे वाला पैर जो है उदाहरण किसका होता है, तो समजात अंग का उदाहरण होता है। बनावट अलग अलग, बनावट एक समान और कार्य अलग अलग होगा, तो इस तरह के संरचना को हम लोग कहेंगे समजात अंग, इस तरह के अंग को समजात अंग कहेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है, तो जाइलम और फ्लोएम जो है पेड़ पौधा में उत्तरदायी होता है, तो जाइलम जल का वहन करता है, वही फ्लोएम जो है बने हुए भोजन का संवहन करता है। अगला प्रश्न कहता है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो एक वयस्क मनुष्य में जो है वह 32 दांत होते हैं। ICPM इंसाइजर के 9 प्रीमोलर और मोलर 2123/2123 इसका फार्मूला होता है, जिसको डेंटल फार्मूला कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन जो है, एंड्रोजन एक प्रकार का नरलिंग हार्मोन होता है। एंड्रोजन जो है एक प्रकार का नरलिंग हार्मोन होता है। एंड्रोजन क्या होता है, एक प्रकार का नरलिंग हार्मोन होता है, वही एक होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है वह मादा लिंग हार्मोन होता है। अगला प्रश्न कहता है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है उसे क्या कहते हैं, एक मिनट। उसे डेंड्राइट्स कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था, तो आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है हम लोग सभी जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। इन्होंने जो है मटर के पौधा पर प्रयोग किया था और 7 अलग अलग विभिन्न लक्षणों पर प्रयोग किया था, और हम लोग जानते हैं कि मटर में जो है 14 गुणसूत्र होते हैं और मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम होता है। अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया जो है सूर्य की रोशनी पर निर्भर करती है। यदि सूर्य की रोशनी तेज होगा तो प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा, और वही सूर्य की रोशनी कम होगा, प्रकाश संश्लेषण कम होगा, भोजन का परिमाण कम होगा। अगला प्रश्न कहता है कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है, कहाँ से जाता है, तो जाता है मूत्र मार्ग से जाता है और मूत्रवाहिनी से जाता है, मतलब विकल्प सी होगा। विकल्प क्या होगा, इसका विकल्प सी होगा, विकल्प सी होगा। टेक्निकल इशू है, विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो कहता है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है, विकल्प सी होगा। रक्त जो है लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, रक्त में लाल जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है जिसका pH मान 7 होता है, यह क्षारीय होता है। अगला प्रश्न कहता है कि फूल में नर प्रजनन अंग होते हैं, तो फूल में नर प्रजनन अंग जो होता है वह पुंकेसर होता है, वही मादा प्रजनन अंग जो होता है वह जायांग होता है, जायांग होता है। अगला प्रश्न कहता है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनके द्वारा लिखा गया, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने कहा था कि प्रकृति में जितने भी जीव होते हैं उन्हें ईश्वर जो है अपने अनुसार ढाल देता है, जैसे मछली जो है जल में रहता है, मनुष्य जो है स्थल पर रहता है, इस तरह से। अगला प्रश्न कहता है कि मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो मानव आहार नल का सबसे लंबा जो भाग होता है वह छोटी आंत होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जिसकी लंबाई 100 से 7 मीटर तक होता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है, तो मादा जनन तंत्र का भाग जो है शुक्रवाहिका नहीं होता है, गर्भाशय, डिंबवाहिनी और अंडवाहिनी मादा जनन तंत्र का भाग होता है, वह शुक्रवाहिका जो है पुरुष का जनन अंग होता है। अगला प्रश्न कहता है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो मछली में हीमोग्लोबिन नहीं होता है,
मच्छर मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तिलचट्टा में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कण कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त कण जिसको WBC कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, इसका जीवन काल 12 से 20 दिन होता है। 2 से 4 दिन में देगा, ऑप्शन मारना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना है। वही RBC का जीवन काल जो है वह 4 महीना से अधिक होता है। अगला प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिक जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न कहता है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों और पशुओं का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वह कोशिका विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि पौधों में, और अंतिम प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में भोजन जो है स्टार्च के रूप में जमा होता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।